हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं जिसमें हमने फैब्रिक को फाइबर को क्लासिफाई किया था दो टाइप्स में। एक होते हैं नेचुरल फाइबर, एक होते हैं एनिमल फाइबर। इन सब में क्लासिफाई किया था। तो आज स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं उनसे कैसे हम फैब्रिक तक पहुंचते हैं, किस तरह से प्रोसेस होती है पूरी की पूरी। उस प्रोसेस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक माइंड मैप बनाया है। माइंड मैप में देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मतलब कि इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था कॉटन बॉल्स क्या होता है, कॉटन कहाँ पे कल्टीवेट की जाती है। कॉटन को ब्लैक सॉइल चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है वो मॉइस्चर को ज्यादा समय तक रिटेन कर सकता है, मतलब अपने अंदर रख सकता है। इसके बाद हमने देखा था कि ये एलुवियल सॉइल के अंदर भी उग जाता है। हमने देखा था कि इसको ज्यादा बारिश नहीं चाहिए होती है, ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। और कॉटन के एडवांटेजेस भी देखे थे, यूजेस भी देखे थे। तो अब देख लेते हैं कि मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम कॉटन फाइबर्स, किस तरह से हम फैब्रिक यानी कि कपड़ा तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉटन बॉल्स हमें मिलते हैं, कॉटन बॉल्स यानी प्लांट में से हम सीधा जो कॉटन बॉल निकालते हैं, कॉटन बॉल के अंदर क्या होगा, सीड भी होगा और कॉटन का फाइबर भी होगा। तो अब कॉटन की सीड को अलग करना पड़ेगा क्योंकि हम कॉटन सीड ऑयल भी यूज करते हैं, और कॉटन के फाइबर को अलग करना होगा। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम करते हैं गिनिंग नाम की प्रोसेस। ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम्स में आएगा कि कॉटन फाइबर से हम कैसे फैब्रिक तक आते हैं। तो ये स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं गिनिंग का मतलब होता है टू ऑब्टेन कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स। गिनिंग में हम क्या करते हैं, रोलर मशीन का यूज करते हैं। रोलर मशीन से क्या करते हैं, वैसे जैसे कोम्ब टाइप होता है ना, उस तरह से हम क्या करेंगे, सीड्स को अलग कर देंगे और फाइबर को अलग कर देंगे। तो हमें गिनिंग के बाद क्या मिल जाएगा, कॉटन सीड मिल जाएगा और लिंट मिल जाएगा। लिंट जो होता है, जो बचा कुचा फाइबर होता है, उसे हम लिंट कहते हैं। लिंट को हम क्या करेंगे, स्पिनिंग करेंगे। स्पिनिंग क्या होता है स्टूडेंट, स्पिनिंग मतलब धागे बनाना, लंबे लंबे धागे बनाना। तो चरखा चला के महात्मा गांधी जो है वो अपने लंबे लंबे धागे बनाते थे। और तकली, चरखा, ये सब ओल्ड मेथड्स हो गए। आजकल तो जो है स्पिनिंग मशीन्स आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे, लिंट का स्पिनिंग करेंगे। जैसे ही स्पिनिंग करेंगे तो हमें लंबे लंबे यार्न यानी कि धागे मिल जाएंगे। और धागों को वीव करके या निटिंग यानी जब हम स्वेटर बनाती है मम्मी या दादी, तो हम क्या करते हैं, सिलाई से स्वेटर की वूलन की धागों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना, निटिंग करते हैं। या फिर वीविंग, जो बड़े पैमाने पे बड़ी बड़ी मशीन में होता है, जो हमारे वीवर्स करते हैं। तो वीविंग या निटिंग करके हम क्या बना सकते हैं, उसको फैब्रिक बना सकते हैं। और फैब्रिक ही तो हमें चाहिए था जिससे हमें आगे क्या बनाने होते हैं, कपड़े। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस भी लिखी है स्टूडेंट्स। गिनिंग क्या होता है, बाय यूजिंग रोलर गिन मशीन कॉटन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन फाइबर। रोलर गिन मशीन से हम कॉटन सीड को कॉटन के फाइबर से अलग कर देते हैं। द फाइब्रस मटेरियल लेफ्ट आफ्टर सेपरेटिंग द सीड्स इज कॉल्ड लिंट। और ये जो फाइब्रस मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंट कहते हैं। गिनिंग के बाद हमें लिंट अलग मिल जाता है, कॉटन सीड अलग मिल जाते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब फिर से लंबे लंबे धागे बनाना। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर टू यार्न। यार्न मतलब धागे, थ्रेड्स। अर्लियर टाइम चरखा एंड टकली वाज यूज्ड। पहले के जमाने में चरखा यूज होता था। टकली मतलब क्या स्टूडेंट्स, गिट्टी टाइप होता है। ऐसी गिट्टी हो गई, उसके अंदर क्या करेंगे, पतले पतले वायर्स को बस लपेट के क्या करेंगे, एक रोल बना देंगे। Nowadays, spinning is done on large scale on high speed machine. Then they are pressed and tied into bales. आज के समय में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हाई स्पीड मशीन पे होता है। अपने आप जो ये रोल होते जा रहा है, यार्न बनते जा रहा है, और इसको जो है बेल्स में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। कॉटन के लंबे लंबे धागों को हम लोग बड़े बड़े गिट्टों में भर के रख देते हैं। फिर यार्न टू फैब्रिक। स्टूडेंट्स, यार्न बन गया यानी धागे बन गए। अब उससे हम फैब्रिक कैसे बनाएंगे, कपड़ा कैसे बनाएंगे, तो हम वीविंग के द्वारा या निटिंग के द्वारा हम बना सकते हैं। वीविंग एंड निटिंग आर टू मेथड्स। वीविंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग मल्टीपल
lengths of yarn together to make fabric is called weaving. अलग अलग लेंथ के यार्न जो होते हैं उनको जोड़कर मशीन से होता है, वीविंग मशीन से उनको जोड़कर हम क्या करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, तो उसे हम वीविंग कहते हैं। पहले के समय में ये सब कुछ मैन्युअली होता था। हमारी जो चटाई बनती है, कारपेट बनते हैं, तो ये सब क्या होता था, मैन्युअली होता था। या फिर हैंडलूम्स मशीन जो होती थी, एक इंसान चला सके बस इतना। लेकिन अब जो है पावर लूम्स पे बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, उनमें होता है, स्पीडी होता है। अ फैब्रिक इज मेड ऑन लूम्स इंटरलॉकिंग टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स एट राइट एंगल, यानी एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, इस तरह से। आपने अगर वीवर्स देखे हो तो वो इस तरीके से राइट एंगल पे दो अलग अलग यार्न्स को इंटरलॉक कर देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, एकदम फिक्स हो जाए। इसके बाद है स्टूडेंट्स निटिंग। तो निटिंग जो प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, सिलाई मशीन को लेकर सिलाई को लेकर एक दूसरे के अंदर निट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम सिंगल यार्न, एक ही सिंगल यार्न है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में पिरो पिरो के निट कर रहे हैं, is called knitting. Knitting is done manually or by machines. Sweaters हो गए, socks हो गए are made by knitting. The fabric obtained by weaving or knitting are used to make a variety of clothes. और weaving करके या knitting करके जो भी हमें फैब्रिक मिलता है उससे हम क्या बनाते हैं, अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हमने कॉटन देख लिया, अब हम देखते हैं जूट। जूट भी क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट के स्टेम से मिलता है। तो जूट इज वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर्स। ये बहुत ही चीप होता है स्टूडेंट, सस्ता होता है, आसानी से अवेलेबल होता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. It grows best in warm and humid climate and requires a temperature range of 18 डिग्री सेल्सियस टू 33 डिग्री सेल्सियस। जूट जो होता है ये गर्म जगहों पर उगता है और इसको टेम्परेचर 18 टू 33 डिग्री सेल्सियस चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। लूमी सॉइल इज द बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट। लूमी सॉइल में ये बहुत अच्छे से उगता है। स्टूडेंट्स, आपको ये जो है कल्टीवेशन ऑफ जूट, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, इनको कैसा टेम्परेचर चाहिए, इनको कैसा सॉइल चाहिए, ये सब आपके एग्जाम में 100% आएगा, तो आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है। इट रिक्वायर्स द हाई रेनफॉल। जूट प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, न केवल उगने के लिए बल्कि इसके आगे के जो प्रोसीजर्स होती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो हमेशा इसके जो मिल्स होते हैं, इसके जो फैक्ट्रीज होते हैं, ये नदी के किनारे या ऐसी जगहों पर ही रखे जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अवेलेबल हो सके। तो इसको 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। Once the jute crop is harvested, एक बार जब इसकी कटाई हो जाती है, the stems of the plants are tied into bundles. क्या किया जाता है, बहुत सारे stems जो होते हैं उनको टाई कर दिया जाता है और इनको पानी में कहीं पे जमा पानी जो होता है वहां पे अंदर डुबो दिया जाता है। उससे क्या होगा, इसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना, ये ढीली हो जाती है और इसको आसानी से इसे स्ट्रेच करके जो है इसे चीर चीर के हम अलग कर सकते हैं। Tied into bundles and put in a stagnant pond. Stagnant मतलब रुका हुआ, जमा हुआ पानी जहाँ पर है। For about 20 days to rot. वहीं पे अंदर पड़े पड़े सड़ने के लिए, ठीक है, 20 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। This is called retting. इस प्रोसेस को हम कहते हैं retting. It loosened the bond between bast and inner woody fiber stick. इससे क्या होता है, ऊपर की जो इसकी जो भी ऊपर की लेयर होती है वो क्या होती है, अंदर की इनर लेयर से छूटकर अलग हो जाती है। जूट इज कल्टिवेटेड इन चाइना, बांग्लादेश, थाईलैंड, इवन इन म्यांमार, म्यांमार में भी उगती है, एंड इन इंडिया। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। जूट के यूजेस क्या है स्टूडेंट्स, तो ये हैंडबैग्स बनाने में काम आता है, कर्टेन बनाने में काम आता है, कारपेट बनाने में काम आता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग टेबल मैट्स। टेबल के ऊपर जो हम बिछाने के लिए बिछौना रखते हैं वो, बास्केट्स एंड इवन आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम जो जूट की बनाते हैं।
इनके अलावा जो ये दो हमने मेजरली पढ़े, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़े, और भी कुछ प्लांट फाइबर होते हैं, जैसे कॉयर हो गया। कॉयर जो होता है स्टूडेंट्स, ये कोकोनट जो होता है हमारा, जब वो सूख जाता है उसके ऊपर के फाइबर से ही बनता है। कॉयर जो होता है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट फ्रूट। इससे हम रोप बनाने के काम में लेते हैं। फ्लोर कवरिंग यानी फ्लोर के कवरिंग्स बनाने में काम लेते हैं। फिर होता है हैम्प। हैम्प जो होता है वो हैम्प प्लांट का स्टेम होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, फैब्रिक्स, कारपेट्स, ये भी काम आता है। फिर हो गया फ्लैक्स। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। द फाइबर इज यूज्ड टू मेक लिनिन। लिनिन के कपड़े होते हैं। इट इज यूज टू मेक हाई क्वालिटी ऑफ पेपर। तो अच्छी क्वालिटी ऑफ पेपर जो होता है वो हमें फ्लैक्स प्लांट से, फ्लैक्स स्टेम जिसको हम आगे प्रोसेस करके फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। द टाइप ऑफ क्लॉथ वॉर्न बाय अस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टूडेंट्स। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमने कपड़े अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं। जैसे आप अगर इंडिया में साउथर्न साइड में जाएंगे तो वहाँ पे पीपल यूज टू वेयर धोती, ठीक है। मेंस आर वेयरिंग धोती, वहाँ पे धोती पहनते क्योंकि हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। तो धोती में क्या रहता है, उनको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। वहीं पे आप जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर साइड पे जाएंगे तो लोग बाग जो है वो ज़्यादा बड़े बड़े कुर्ते पहनेंगे, ऊपर भी अपने हेड को कवर रखेंगे ताकि उनको ज़्यादा ठंड ना लगे, ठीक है। तो ये जो कपड़े पहनने के अलग अलग तरीके होते हैं ये किसी ना किसी रीज़न से अलग अलग होते हैं। तो कौन से रीज़न से, किन रीजंस के कारण हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, तो क्लाइमेट को ध्यान में रखते हैं। गर्मी होती है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठंड होती है तो हम स्वेटर पहनते हैं। कल्चर को हम ध्यान रखते हैं कि हमारा कल्चर कैसा है। ऑक्यूपेशन यानी हमारा किस तरह का रोजगार है। अगर हम लोग मछुआरे को देखें तो मछुआरे जो होते हैं वो अपनी धोती को भी बहुत ऊंचा चढ़ा लेते हैं, यानी छोटा कर लेते हैं थाइस तक, क्योंकि उन्हें पानी में बार बार आना जाना रहता है। अगर वो लंबे पैंट पहनेंगे तो उनके पैंट बार बार गीले हो जाएंगे। तो ये सब चीजें ध्यान रखना होता है। डेली नीड्स यानी अगर हम लोग आज बाहर प्रोफेशन पे जा रहे हैं, अपने जॉब पे जा रहे हैं तो हम लोग वेल ड्रेस होकर जाएंगे। अगर हम घर में बैठे हैं तो हम शायद अपने नाइट सूट में भी बैठ सकते हैं। तो हम अपने कंफर्ट को भी ध्यान रखते हैं। रीजंस फॉर वियरिंग क्लोथ्स। क्यों इंसानों ने कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले तो जो हमारे प्रिमिटिव मैन्स होते थे, प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स होते थे, उनको कपड़ों के बारे में पता नहीं था। दौड़ते भागते कहीं पे भी उनको पत्थरों से चोट लग जाती थी या गर्मी उनसे सहन नहीं होती थी। फिर उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बॉडी को बचाने के लिए पत्ते लपेटना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनको समझ में आया कि अच्छा निटिंग हो सकती है, वीविंग हो सकती है, और फिर इस तरह से जो कपड़ों का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो कपड़े जो है वो हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंड, हीट एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन। हमें हवा से बचाते हैं, ये जो वेदर चेंज होता है इससे बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माइनर इंजरीज, इधर उधर चलते हुए या अगर हम सपोज ज़मीन पर लेटे हुए हैं और अगर कोई इंसेक्ट आके हमें काट गया तो ये सारी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से हमें हमारे कपड़े बचाते हैं। क्लोथ्स हेल्प अस टू मेंटेन अवर बॉडी एट अ सूटेबल टेम्परेचर। और ये जो कपड़े होते हैं ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आप ये सारे नोट्स को अच्छे से लिख लीजिएगा पॉज करके मेरा वीडियो, और इनको बार बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।